वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है +2 की एनसीईआरटी का, डैट इज़ द चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम द लास्ट यूनिट। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में किया था और आज हम उसका मॉक टेस्ट भी हमने कर लिया है। और हमारा ये टॉपिक रहता था एनवायरनमेंट इश्यूज़। इससे मैंने काफ़ी आपको नोट्स पहले प्रोवाइड करवाए हैं, एमसीक्यूज़ भी हो गए हैं कई बार। तो एनसीईआरटी का रहता था, इसको आज हम ख़त्म कर रहे हैं। और +1 की एनसीईआरटी हमने ख़त्म कर ली थी, ये +2 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। तो विद डैट हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या करना है हमने। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, डिफॉरेस्टेशन। तो हमने काफ़ी टॉपिक इसमें कवर कर लिए थे एनवायरनमेंट इश्यूज़ के। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन वगैरह आपको मैंने वीडियो दिया था एक दिन। तो इसमें हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से फिनिश करें। थोड़ा चैप्टर लेंथी है तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी फिनिश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पोल्यूशन के बारे में ही दिया है, पोल्यूशन का हमने पहले किया है टॉपिक, तो ये आपकी रिवीजन ही है। चलिए शुरू करते हैं इसको। पोल्यूशन क्या है? एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। जिस चेंज को हम एक्सपेक्ट नहीं करते भी वो आए, अनडिज़ायरेबल जिसको हम उम्मीद नहीं करते, जिससे हमारा एयर, वाटर या सॉइल का जो बैलेंस बिगड़ जाता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस लेके आता है कोई एजेंट, कोई चीज़ जो होती है, इसको पोल्यूटेंट कहते हैं, जिसको प्रदूषक कहते हैं। तो जो इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरनमेंट पोल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के इसमें रूल फ्रेम किए हुए हैं और इससे एयर, वाटर एंड सॉइल की जो प्योरिटी है उसको सही रखना इसका एम है। फर्स्ट आगे हम करेंगे एयर पोल्यूशन एंड देयर कंट्रोल। सो एयर के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं अपनी रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए। एयर पोल्यूटेड में कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, कॉज द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। एयर पोल्यूशन हो जाए तो प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी। हम भी सांस एयर से ही लेते हैं। एयर पोल्यूटेंट डेट्रियोरसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। अगर एयर में पोल्यूटेंट हो गए तो हमें रेस्पिरेटरी बीमारियां काफ़ी लग जाती हैं, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, लंग कैंसर वगैरह। तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ड्यूरेशन, एक्सपोजर एंड ऑर्गेनिज्म। तो कितनी कंसनट्रेशन है पोल्यूटेंट की, कितना एक्सपोजर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। जो स्मोक के स्टेक्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट के, स्मेल्टर जहाँ पे मेटल को गालते हैं, अदर इंडस्ट्री रिलीज ऑफ पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट। पर्टिकुलर मैटर होता है जो एयर में पार्टिकल सेटल नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं, उसको एसपीएम भी कहते हैं। और गैसियस पोल्यूशन विद द हार्मलेस गैसेज। तो जो नॉर्मल हार्मलेस गैसेज जो होती हैं एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। दिस पोल्यूशन में बी सेपरेटेड, फिल्टर और बिफोर रिलीजिंग द हार्मफुल गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर। तो ये पोल्यूटेंट जो इंडस्ट्रीज़ में, थर्मल प्लांट में वगैरह कहीं भी बन रहे हैं, इनको हमने इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले इसको हम साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए डिवाइसेस डिज़ाइन हुए हैं, जहाँ से स्क्रबर है। स्क्रबर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, दोनों के डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो। सो देयर आर सेवरल वे, काफ़ी यहाँ तरीके हैं जिससे हम पर्टिकुलर मैटर जो हवा में, एयर में जो पोल्यूटेंट पार्टिकल होते हैं, सेटल नहीं होते, उसको रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है विच कैन बी यूज टू रिमूव द 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। 99% ख़त्म कर देता है। प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट का जो धुआं होता है जहाँ से निकलता है, उससे 99% एसपीएम को ये सेटल कर लेगा। इससे इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके इलेक्ट्रोड वायर होती है जो कि सेवरल थाउजेंड वोल्ट इसमें करंट होता है, जो कि कोरोना प्रोड्यूस करता है, डेट रिलीज इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं
दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू द डस्ट पार्टिकल गिविंग द नेगेटिव चार्ज। तो डस्ट पार्टिकल को जो आयोनाइज करके नेगेटिव चार्ज देते हैं। सो द कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। दूसरी एनोड की तरफ ये सारे नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो। हवा इसमें जो धुआं जा रहा है स्लो स्पीड पे होना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व करवा सकें। उसके बाद एक स्क्रबर है, डायग्राम ये स्क्रबर का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का है। स्क्रबर मूव कर सकता है गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रबर जो है उसमें एग्जॉस्ट जो है पास किया जाता है, जो धुएं को पास किया जाता है थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। इसमें चूने और पानी की स्प्रे होती है। रिसेंटली वी रियलाइज द डेंजर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर डैट वी आर वेरी वेरी स्मॉल एंड नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर। काफ़ी स्मॉल अमाउंट तक इसको इससे रिमूव नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत बच जाता है। जो आपका CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने जो पर्टिकुलेट साइज़ बताया है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन डायामीटर पिकोमीटर में है 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म। तो ये इससे बच के लग जाते हैं इन इंस्ट्रूमेंट से। तो दीज फाइन पार्टिकल कैन बी इनहेल डीप इन टू लंग्स। हवा में जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जो लेबर मजदूर हैं जब सांस लेंगे तो उनके अंदर चले जाएंगे लंग्स में, तो ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेंगे, इरिटेशन इन्फ्लामेशन हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी लंग्स की, तो इससे प्री मैच्योर डेथ हो सकती है। तो ये इसके जेडे इफ़ेक्ट्स हैं ड्यू टू द पार्टिकुलेट मैटर। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट यहाँ पे कॉज है डैट इज़ द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल होते हैं जो गाड़ी मोटरें होती हैं, बसेस होती हैं, ट्रक होते हैं, टू व्हीलर होते हैं, बाइक्स वगैरह, स्कूटी वगैरह। तो ये काफ़ी पोल्यूशन करते हैं। मेट्रो सिटीज़ में जैसे दिल्ली बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, वहाँ व्हीकल ज़्यादा है लोगों के पास। एज अ नंबर ऑफ़ द व्हीकल जो है इंक्रीज़ ऑन द स्ट्रीट, जैसे जो व्हीकल का नंबर बढ़ता है शहरों में गलियों में, दिस प्रॉब्लम इज़ नो शिफ्टिंग टू अदर सिटी, दूसरे शहरों में आ रही है। इसमें ऑटोमोबाइल की जो मेंटेनेंस है यूज़ ज़रूरी है। लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना या डीजल जो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें फिट किया जा रहा है। अभी जो टू व्हीलर आ रहे हैं, जब गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें एक्सपेंसिव मेटल होती हैं जो कि प्लाटिनम एंड रोडियम होती है, इसको कैटालिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये ऑटोमोबाइल में फिट किया जाता है, इससे जो एमिशन होती है पॉइजनस गैस की कम हो जाती है। एग्जॉस्ट पास थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जो अनबर्नड जो जलते नहीं है हाइड्रोकार्बन, उनको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है, उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देता है। मोटर व्हीकल जो है इसके एक्यूप किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर पे। शुड यूज़ ऑन लेड पेट्रोल बिकॉज लेड इज़ द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटालिस्ट। इसमें जो पेट्रोल यूज़ करना है वो साफ़ होना चाहिए। अगर आप गंदा पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, कंटेमिनेटेड मिलावट वाला पेट्रोल ले रहे हो जिसमें लेड है, तब ये कैटालिटिक जो कन्वर्टर डिवाइस है ये ख़त्म हो जाएगा इसकी जो, क्योंकि कैटालिस्ट जो है प्लैटिनम में लेड में काम नहीं करता, उसके जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है या कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बैन कर देता है। इंडिया में जो एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना था 1981 में, इसको सुधारा गया 1987 में, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन को इंक्लूड किया गया। नॉइज़ अनडिज़ायरेबल हाई लेवल साउंड है। वी हैव गोट यूज टू एसोसिएटिंग लोड साउंड विद प्लीजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइजिंग दैट द नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल कॉज द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। अब हम अपने मज़ा लेने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, शोशा करने के लिए डीजे वगैरह लगाते हैं, जहाँ और भी लाउड स्पीकर लगा के रखते हैं, हाई प्रेशर हॉर्न लगाते हैं। हम जब भूल गए अभी ये भी एक नॉइज़ पोल्यूशन है। इससे हमारे मनोवैज्ञानिक और हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। इसमें ब्रीफ एक्सपोजर तो हाई साउंड का थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो जाए, 150 डेसिबल इसकी जो साउंड की नापते हैं, यूनिट देखते हैं साउंड पोल्यूशन की, तो जैसे इससे ज़्यादा आ जाता है जब जेट प्लेन उड़ता है, रॉकेट चलता है, इससे एयर ड्रम डैमेज हो जाता है, सुनने की क्षमता इम्पेयर हो जाती है। क्रॉनिक एक्सपोजर रिलेटिवली लो पोल्यूशन, जो लो साउंड पोल्यूशन जो धीरे धीरे जो काफ़ी समय से जो सुन रहा हो कोई सिटी में, जैसे शहरों में हॉर्न वगैरह बजते हैं, डेली बजते हैं, स्पीकर डेली बजता है, इससे ह्यूमन में हेयरिंग लॉस आ जाता है। तो इससे स्लीपिंग लेसनेस, अनिंद्रा आ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग और पैटर्न जो है चेंज हो जाएंगे,
स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉजिंग द ह्यूमन डैमेज effect of the noise pollution, you can identify the unnecessary source of noise pollution around which can be reduced immediately without any financial loss to anybody। इनको हम हटा सकते हैं जो हमारे सराउंड में ऐसे कॉजेस हैं नॉइस पोल्यूशन के। नॉइस पोल्यूशन को अगर हम रिड्यूस करें इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाई यूज ऑफ द साउंड अब्जॉर्बेंट मटीरियल और मफलिंग नॉइज़, जिससे हम नॉइज़ को मफल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे हमें जो यूज़ करने चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स जिससे जो मशीनरी की आवाज़ ना आए, पोल्यूशन कम हो। स्टेयरिंग एंड फॉलोइंग द लॉ जो बने हुए हैं लेड ऑन इन रिलेशन टू नॉइस लाइक डीलिमिटेशन ऑफ द हॉर्न फ्री जोन, जैसे बनाया हॉस्पिटल एंड स्कूल में हॉर्न नहीं बजा सकता, उसके आसपास परमिसेबल साउंड लेवल जो होना चाहिए क्रैकर का, पटाखों का, लाउड स्पीकर का, टाइमिंग जो है लाउड स्पीकर की रखनी चाहिए, रात को 10 बजे के बाद जैसे नहीं जगा सकते, तो इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी शुड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द व्हीकल एयर पोल्यूशन। केस स्टडी जब दिल्ली का जहाँ है, इट इज़ वेरी लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ द, दिल्ली में व्हीकल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे मोर देन कार देन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर, सारी दिल्ली में ही हैं जो कारें, इतना ज़्यादा है। 1990 में दिल्ली का जो रैंक था 4th नंबर पे था इन द 41 पोल्यूटेंट कंट्रीज़ में। एयर प्रॉब्लम जो पोल्यूशन की है दिल्ली में ज़्यादा बढ़ गई है सीरियसली। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो जहाँ पे लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको कंट्रोल किया जाए लोगों ने, आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डायरेक्टिव, गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि कुछ स्पेसिफिक मेज़र करने चाहिए, अप्रोप्रिएट मेज़र करिए, जैसे स्विचिंग ओवर इंटायर फ्लीट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस जो हैं उसको अपने डीजल की जगह अपने CNG यूज़ करना है। तो ये इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट जो था उनके ऑर्डर से ये इनिशिएटिव आया था। अब दिल्ली में जो है बसेस हैं डीजल एंड पेट्रोल फ्री चलती हैं, CNG ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, कारों में। आल द बसेस जो दिल्ली जो है उनको CNG में 2002 में कन्वर्ट कर दिया। तो जो CNG कैसे बेटर हैं आपको पता है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, एफिशिएंटली बर्न हो जाती है, जैसे पेट्रोल एंड डीजल पूरी तरह से बर्न नहीं होता, तो थोड़ा बहुत यहाँ पोल्यूशन बचता है और इतना नुकसान नहीं है, बट डीजल पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। मोर ओवर CNG चीपर है पेट्रोल डीजल से, कैनॉट बी साइफंड ऑफ बाय थीव्स एंड अडल्टर लाइक पेट्रोल, इसको मिलावट नहीं किया जा सकता, इसको चुराया नहीं जा सकता। मेन प्रॉब्लम जो है स्विच ओवर करने की डिफ़िकल्टी है इसको बनाने की, क्योंकि इसके हमारे पास है इतने प्लांट नहीं लगे। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप जो थे टेकन, जैसे व्हीकल पोल्यूशन कम करने के लिए फेजिंग आउट ओल्ड जो व्हीकल थे उसको बाहर निकाल दिया दिल्ली से, यूज़ ऑफ अनलेड पेट्रोल का यूज़ करना, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, ये सारा कुछ किया गया, इससे पोल्यूशन को कंट्रोल में रखा गया। तो ये सारे जो एफर्ट किए गए इसका क्या परिणाम निकला, क्या इफेक्ट हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो थ्रू ए न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेड आउट द रोड मैप to cut down the vehicle pollution in Indian city. More stagnant norm for the fuel mean steadily reducing the sulfur and aromatic content in the petrol and diesel, इनको कम किया जाए। Euro 2 नॉर्म जो है जैसे स्टिपुलेट द सल्फ़र भी कंट्रोल है, 350 ppm होना चाहिए इसमें डीजल में, 150 जो पेट्रोल में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल। The goal according to the roadmap to reduce the sulfur to 50 ppm in the petrol and diesel among 35% level corresponding to fuel vehicle engine will also need to be upgraded। इंजन भी अपग्रेड किए गए जो भारत स्टेज 2 जो इक्विपमेंट टू यूरो 2 नॉर्म के हिसाब से विच इज़ ऑलरेडी प्लेस इन दिल्ली में रखे गए हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा वाज एप्लीकेबल टू ऑल ऑटोमोबाइल थ्रू आउट द कंट्री बाई 1 अप्रैल 2005। तो पूरे देश के जो सारी सिटीज़ में पूरे यहाँ लागू किया गया ये रूल वगैरह। ऑल द ऑटोमोबाइल एंड द फ्यूल कंट्रोल डीजल टूबर हैव बी मेट टू द यूरो 3 एमिशन स्पेसिफिकेशन इन दीज 11 सिटी, जो 11 शहर जो हमने दिखाए हैं 1 अप्रैल 2005 से ये यूज़ किया गया। टू मीट द यूरो 4 नॉर्म 1 अप्रैल 2010,
द रेस्ट ऑफ कंट्री वाज टू इम्प्लीमेंट यूरो 3 एमिशन, यानी यूरो के हिसाब से कंसंट्रेशन की गई है, यानी जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन है उसमें ज़्यादा यूरो की पॉलिसी फॉलो की जाएगी, यूरो 4 तक, यानी कम से कम सल्फ़र एंड लेड को यूज़ हो डीजल पेट्रोल में और इससे इसका फ़ायदा हो। थैंक्स टू फॉर मेड एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, अब दिल्ली की एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। अब एस्टीमेट लगाया गया सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल जो दिल्ली का 1997 से 2005 में से काफ़ी चेंज हुआ है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। वाटर पोल्यूशन जो है, जैसे हम वाटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वाटर बॉडीज़ वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हैं। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरी नो टेकिंग कॉन्सिजेंस ऑफ फैक्ट दैट द वाटर बॉडीज़ आर आवर लाइफ लाइन एज वेल एज ऑल अदर लिविंग ऑर्गन। हमारी ज़िंदगी है पानी, सभी और भी जीव जो है इसकी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो ह्यूमन में जो पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, रिवर, एस्टरीज, ओशियन जो हैं पोल्यूशन से भर दिए हैं, पोल्यूशन इसमें गंद डाल रहा है, डंप कर रहा है। तो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस ऑफ वाटर, इतना भी हमें पता है कि इसको क्लीन भी करना है, बट जो हमारी हंगर इतनी बढ़ गई है हम इसको ध्यान नहीं देते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1947 में रूल बनाया था वाटर को कंट्रोल करने के लिए। पोल्यूशन डोमेस्टिक सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट एज वर्क वाटर जो घरों से आता है, सिटीज़ टाउन से आता है, वी वाश एवरीथिंग इनटू ड्रेन, नाली में फेंक देते हैं जो हम धोते हैं गंदा पानी। तो सीवरेज जो कम होता है पूरे घरों से आता है, कहाँ जाता है? व्हाट हैपन इन विलेज, गांव में क्या होता है? सीवरेज ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू नियरेस्ट रिवर, क्या सीवरेज को पहले साफ़ किया जाता है? merely 0.1% ऑफ इम्प्योरिटी मेक डोमेस्टिक सीवरेज अनफिट टू ह्यूमन यूज़। 0.1% इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं। यू हैव रीड अबाउट द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, चैप्टर 10 में पढ़ा है। सॉलिड आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव बट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द डिज़ोल्व साल्ट। इसमें जो टॉक्सिक केमिकल है उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। जो इसमें सॉइल है, डस्ट है, जहाँ ग्रेवल्स हैं उसको तो हटाया जा सकता है। तो उसमें नाइट्रेट, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, टॉक्सिक मेटल जो हैं उसको हटाना मुश्किल है। डोमेस्टिक सीवरेज प्रीमिनरली कंटेन द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया से, माइक्रोब से, विच कैन बी मल्टीप्लाई यूजिंग दिस ऑर्गेनिक मैटर एज सब्सटेंस एंड हैंस यूटिलाइज सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सीवरेज हो जाता है। पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है, इससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से कर सकते हैं। पता ही आपको, जितना गंदा पानी होगा उसकी BOD ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो फिगर आपको दी हुई है देखिए पहले इसको, फिर आगे हम करते हैं। इम्प्योरिटी के ऊपर बात कर रहा है यहाँ पे। वाटर 99.9% जो प्योर है, 0.1% इम्प्योरिटी है। सॉलिड में सैंड, साल्ट, स्लिट आ जाती है। कोलाइडल में फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर। डिजॉल्व नाइट्राइट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये बेस्ड या इसमें आते हैं। और बाकी यहाँ पे सीवरेज डिस्चार्ज का क्या इफेक्ट हुआ है रिवर के करैक्टरिस्टिक के ऊपर, यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन जो है बढ़ रही है, फ्लो की डायरेक्शन है, BOD जो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सीवरेज डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ जो कितनी फ्लक्चुएशन कम हो रही है, जितना ज़्यादा डिस्चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा BOD का लेवल बढ़ रहा है, उतना ड्रास्टिकली नीचे लेवल आ रहा है डिज़ोल्व ऑक्सीजन का। ऐसे DO फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, उसके बाद BOD की लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है। फिश जो हैं, किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, फिश क्लीन वाटर के ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं। रीअपेरेंस ऑफ द क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, फिर क्लीन वाटर के ऑर्गेनिज्म फिर आ जाते हैं। यानी जब BOD कम होगी, ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। जब BOD कम होगी, पोल्यूशन जो कम होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो फिर उसमें फ़िश वगैरह और ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। तो यानी BOD ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मरेंगे, DO ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिज्म बचेंगे। DO ज़्यादा है, ऑर्गेनिज्म बच रहे हैं, यहाँ BOD ज़्यादा है, ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसका एस्टिमेशन लगा सकते हो। सो प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट अगर पानी में आ जाए तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है प्लैंकटन की, जो एल्गी है, एल्गल ब्लूम बन जाते हैं,
विच इम्पार्ट द डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडी। एल्गल ब्लूम जो है डेटोरिएशन कर देते हैं वाटर की क्वालिटी का, जो फिश इससे मरनी शुरू हो जाती हैं। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी जो है टॉक्सिक ह्यूमन के लिए और अदर एनिमल के लिए भी हैं। यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल नॉजिव कलर्ड फ्लावर फाउंड ऑन वेरी अप्रेजिंगली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट बॉडी में जो आप फ्लावर देखे होंगे। दीज प्लांट आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर एंड कोज अ हैवक बाय एक्सेसिव ग्रोथ कोजिंग ब्लॉक द वाटर बॉडी। तो जो नुकसान करते हैं, बाहर से आए हैं, काफ़ी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। इसको इशोरनिया वाटर हाइसिंथ कहते हैं, कंप्रेसिस इसकी स्पीसीज़ है। तो वर्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक जे बीड है पानी की। तो जब एल्गल ब्लूम पानी में ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से नोट कर लीजिए। आप देख सकते हो कलर कैसे चेंज हो रहा है इससे। एल्गल ब्लूम जहाँ है, जितना गंद है, यानी नाइट्रेट जहाँ फॉस्फेट वाला जितना पानी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, इससे एल्गल ब्लूम ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो इससे जो बता रहा था अभी पीछे, एक्सेसिव कॉजिंग द कंपोस्टिंग टॉयलेट जो है, वन सेकेंड, practical hygienic and cost effective solution in the human waste disposal. The kept point to note that this is a composting method. Human excreta can be recycled and reused. तो कंपोस्ट बनाने से हम एक्सक्रीटा को जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट करके खेतों में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वाटर हाइसिंथ की बात कर रहा हूँ, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसको डेविल भी कह देते हैं वाटर का। तो इससे जो कंपोस्ट बनाने से क्या हो जाता है, नीड केमिकल फर्टिलाइज़र की नीड कम हो जाएगी। तो इको सैंड टॉयलेट चल रहे हैं काफ़ी केरला और श्रीलंका में, इसके थ्रू चल रहे हैं। यानी टॉयलेट अभी भी ऐड भी आती है स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू। तो उसमें जो गड्ढा होता है, कच्चा रखते हैं नीचे से, टॉयलेट का जो गटर होता है, तो उसमें जो फिकल मैटर इकट्ठा होता जाता है, 3 गड्ढे बनाते हैं, एक भर जाता है, उसको साफ़ करके खेतों में खाद के तौर पर डाला जा सकता है। इसको कंपोस्ट कहते हैं। सॉलिड वेस्ट आगे, सॉलिड वेस्ट जो आते हैं, म्यूनसिपल वेस्टेज हैं, जैसे घरों में, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल, तो जैसे ही डिस्पोज किए जाते हैं। सॉलिड वेस्ट में पेपर, फूड, वाटर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबड़, लेदर, क्रैक्साइल के आते हैं। बर्निंग जो रिड्यूस करती है बॉइलिंग ऑफ वेस्ट थ्रू इट इज़ नॉट बर्न टू कंप्लीट ओपन डंप एंड स्पीयर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट एंड फ्लाइज। तो क्योंकि इसमें रैट एंड फ्लाई इकट्ठी हो जाएंगी, इसको अगर हम फेंकेंगे तो सैनिटरी लैंडफिल्ड बर अडॉप्टेड सब्सिट्यूट ओपन बर्निंग। ओपन में जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, तो इसलिए ज़मीन के नीचे गड्ढा डाल के, गड्ढा यानी नीचे हो डग करके, तो उसमें जो सारा वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है। इसको कहते हैं लैंड फिलिंग। सैनिटरी जो लैंड फिल्स वेस्ट डंप इन द डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कंपैक्शन and covered with the dirt every day. If you live in town or city, you know where the nearest landfill site कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। Landfill जो है are also not really much of the solution, जिसका परमानेंट इलाज नहीं है। Since the amount of the garbage generated, especially जो मेट्रोज में काफ़ी ज़्यादा है, कितना दफनाएंगे नीचे, increase so much that these site are getting filled, जल्दी फिल हो रही हैं ये जो ज़मीन के नीचे आपने लैंड फिलिंग साइट बनाई है। आल्सो यहाँ नुकसान भी है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं, जो ख़तरनाक केमिकल है, नीचे जा रहे हैं, तो पानी का जो ग्राउंड वाटर है, जो पीने वाला वाटर टेबल है, उसको पोल्यूट कर रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, बिकमिंग मोर सेंसिटिव इशू बन रहे हैं। ऑल वेस्ट जो जनरेट होते हैं कैन बी कैटेगराइज 3 टाइप, 3 तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डैट ऑल द गार्बेज जनरेटेड जो है इसको सॉर्ट किया जाए। वी कैन री यूज़, रिसाइकल शुड बी सेपरेटेड आउट। अब जो कबाड़ी वाला है, रैग पिकर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो कचरा उठाने आते हैं तो सेपरेट करके ले जाते हैं। बायोडिग्रेड जो मटेरियल है उसको हम पिट में डाल के नेचुरल ब्रेकडाउन से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। द नीड यूज़ द गार्बेज जनरेशन शुड बी प्राइम गोल।
इंस्टीड ऑफ वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज़ कम करें, जैसे प्लास्टिक। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी good quality eatable, say a biscuit pack, and study the packing. You know the number of protective layer used, not the at least one layer of the plastic. You have started packaging even our daily use product like milk and water. Polybag जो है यूज़ कर सकते हो इसमें। सिटीज़ में फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी ब्रॉड पैक्ड इन ब्यूटीफुल पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक पैकिंग। बी पे सो मच फॉर डैट कंट्रीब्यूट हैवली इन द एनवायरनमेंट पोल्यूशन। यानी हम डेली जो सामान लेके आ रहे हैं वो हमें प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग जो काफ़ी ब्यूटीफुल कलर के हैं उसमें दे रहे हैं, तो डेली हम काफ़ी नुकसान कर रहे हैं एनवायरनमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया, कई जगह पे इको फ्रेंडली पैकिंग करनी। वी कैन डू आवर बिट बाय क्लॉथ का अगर हम बैग बना लें फाइबर का, जूट फाइबर का, तो इससे हम उसमें सारा सामान लेके आ सकते हैं। पॉलीथीन बैग को हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक अभियान चल रहे हैं, कई शहरों में एनजीओज चला रहे हैं। हॉस्पिटल जो है काफ़ी हजार्डियस वेस्ट देते हैं, जिसमें डिसइंफेक्शन जो केमिकल्स हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब इसमें होते हैं, इसको काफ़ी ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये काफ़ी हजार्डियस वेस्ट होते हैं, तो इनको इनक्रिनेट किया जाता है, जला दिया जाता है, सीधा बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिकल ओवन में। इरिपेरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड, जो कंप्यूटर के या गैजेट्स हैं जिसको रिपेयर नहीं कर सकते, मोबाइल वगैरह, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ई वेस्ट हैं, तो ये लैंडफिल में ज़मीन के नीचे दफना दें या इसको जला दें, इंक्रीनेशन कर दें, जिसका मेथड है। हाफ ऑफ जो ई वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप कंट्री में बनते हैं, जैसे अमेरिका जापान में, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेके आती हैं रिपेयर करने के लिए, जैसे चाइना उसको ले आता है, इंडिया, पाकिस्तान। इससे कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल जो मेटल जहाँ से रिमूव की जाती हैं उसको यूज़ किया जाता है। अनलाइक डेवलप कंट्री वी हैव स्पेशली बिल्ड फैसिलिटी फॉर रिसाइकलिंग ई वेस्ट, तो हमने काफ़ी फैसिलिटीज़ बना रही हैं। रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्री ऑफन इन्वॉल्व द मैनुअल पार्टिसिपेशन थस एक्सपोजिंग वर्कर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, तो इसमें लेबर काम करती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा होता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जो सेल हो, चाहे डायोड हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कुछ और हो, तो उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हाथ लगा रहा है, मैनुअली काम कर रहा है जो वर्कर, उसको नुकसान हो सकता है। रिसाइकलिंग एक सोल्यूशन है इसका ई वेस्ट को ट्रीट करने का, प्रोवाइडेड इट इज़ कैरीड आउट इन एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर, तो इसको इन्वायरमेंट के फ्रेंडली मैनर की तरह यूज़ करना चाहिए। आगे केस स्टडी फॉर रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, तो स्टूडेंट्स जो हमारा मास्टर कैडेट का सिलेबस था उसमें केस स्टडी भी पूछे गए हैं। अगर आप सिलेबस ध्यान से देखोगे तो एक केस स्टडी हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन का दिल्ली में पढ़ लिया, मेट्रो सिटीज़ में पढ़ लिया, एक हम प्लास्टिक वेस्ट का ये केस पढ़ेंगे, तो ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये आपने दिमाग में रखना है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, यू कैन हियर सी। जो प्लास्टिक सैक जो मैन्युफैक्चर हैं बेंगलोर में हैज़ मैनेज टू फाइंड आइडियल सोल्यूशन टू एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ अकोमोलेटिंग द प्लास्टिक वेस्ट, तो काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम थी। जो अहमद खान था 57 ईयर ओल्ड, उसने क्या कहा, हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सेक फॉर 20 ईयर, 8 ईयर अगो रियलाइज द प्लास्टिक बैग रियल प्रॉब्लम है ये पॉलीवेंड, फाइंड पावर टू रिसाइकल मॉडिफाई प्लास्टिक बट डेवलप देन by his company. This mixture is mixed with the bitumen that used to lay road. In collaboration of CV College of Engineering and Bangalore City Corporation, Ahmed Khan proved the blend, the poly blend with the bitumen used to lay road, enhance the bitumen's water repellent property and help in increasing the road life. तो 3 फैक्टर्स यहाँ पे। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग द पॉली ब्लेंड इज़ एनी प्लास्टिक जो आप लेते हो। सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 0.4 पर केजी जो रैग बैग पिकर्स हैड गेटिंग फॉर प्लास्टिक बेस्ड, खान नो ऑफर ₹6 यूजिंग द खान टेक्निक्स बाय जेयर 2002, मोर देन 40 किलोमीटर ऑफ रोड इन बेंगलोर जो है यहाँ से बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा ये एफर्ट था। तो खान विल सून रनिंग सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक बेस्ड इन बेंगलोर टू प्रोड्यूस द पॉलीब्लेंड, थैंक फॉर दिस इनोवेशन। तो क्या हुआ, ये
जो अहमद ख़ान था वो काम करता था, प्लास्टिक की उसकी इंडस्ट्री थी, उसने देखा तो काफ़ी डंप बन रहा है, तो उसने एक इनोवेटिव आइडिया लिया, जो बाटुमेन जो रोड में डालते हैं उसको मिक्स कर दिया प्लास्टिक से, कोई भी प्लास्टिक हो, प्लास्टिक बैग हो या कोई भी, उसको मिक्स करके ब्लेंड कर दिया, तो फिर उसको रोड बनाने में इसको यूज़ किया। तो उसने बेंगलोर में 40 किलोमीटर्स का रोड भी बना दिया है, तो काफ़ी अच्छा फर्ट है। इससे प्लास्टिक का जो डंप है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है काफ़ी हद तक। उसके बाद आते हैं एग्रो केमिकल्स, जो खेती बाड़ी में केमिकल्स आते हैं, जो उससे काफ़ी नुकसान है। जो हम खेती बाड़ी में पेस्टिसाइड डालते हैं, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, जिससे हम फसल की यील्ड बढ़ाएं, इससे जो टॉक्सिक हैं ये काफ़ी जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। जो सॉइल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इससे अर्थबॉर्म बैक्टीरिया मर गए हैं, तो ये बायो मैग्नीफाइड हो गए हैं, आगे ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिक मेटल जा रहे हैं। एडिशन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एक्वाटिक सिस्टम में जा रहे हैं, यूट्रिफिकेशन से एल्गल ब्लूम बन रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी केस स्टडी है यहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है अपने कोई भी यहाँ केमिकल यूज़ नहीं करना, केमिकल फ्री अपने जो खेती बाड़ी करनी है। तो इंटीग्रेटेड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इस साइकल्ड जीरो waste produce where the waste product from one process are cycled in the nutrient of the other process. This allow the maximum utilization sources and increase the efficiency of production. जो रमेश चंद्र डागर फार्मर था सोनीपत का, हरियाणा का, उसने ये काम किया। ही इंक्लूड द बी कीपिंग, डेयरी फार्मिंग उसने यूज़ किया, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग इन एग्रीकल्चर यूज़ किया, विच स्पोर्ट ईच अदर अलो देम एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर था ये। देर इज़ नो नीड फॉर केमिकल की, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं थी। कैटल का जो गोबर था उसको मैन्यूर की तरह यूज़ किया। क्रॉप बेस्ड यूज़ टू क्रिएट द कंपोस्ट, जो पराली बच गई या बच गया कनक की फसल का जो बच गया पीछे तूड़ी वगैरह, उसको यूज़ किया कंपोस्ट बनाने में। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र जहाँ तैयार किए गए, तो नेचुरल गैस भी तैयार की गई, तो फार्म की नीड कंप्लीट हुई। स्ट्रेंथिक अवार्ड द स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन विद हेल्प प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। डैगर हैज़ क्रिएटेड द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया है, तो इसके 5000 मेंबर हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्स है, पर हमारी जो सरकारें हैं उनको भी यहाँ कोशिश करनी चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा भी देना चाहिए। रेडियो एक्टिव वेस्टेज है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन देते हैं, न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं, वो काफ़ी भयानक वेस्ट हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, जैसे गैस लीकेज हुई थी, 3 माइल स्लैडो कार्बोनाइल इंसिडेंट, सेकंड सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज के ऊपर काम किया गया। रेडिएशन जो न्यूक्लियर बेस्ड है डैमेज करती है ऑर्गेनिज्म की, म्यूटेशन कर देती है, ये कैंसर हो जाता है, तो लीथल भी हो सकती है, तो काफ़ी डिसऑर्डर आ जाते हैं, इससे कैंसर है। तो न्यूक्लियर बेस्ड जो है पोटेंट पोल्यूटेंट है, इसको डील करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसकी स्टोरेज जो रिकमेंडेशन आई है इसके लिए सफिशेंट इसका ट्रीटमेंट किया जाए, फिर इसको फेंका जाना चाहिए। शील्डेड कंटेनर में इसका जो राख बच जाती है, ऐश जो न्यूक्लियर की ऐश होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, उसको उसमें भर के और वो 50 मीटर डीप ज़मीन में गाड़ते हैं। होएवर दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज़ मीटिंग स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वाई डू यू थिंक दिस मेथड डिस्पोजल इज़ नॉट एग्रीएबल टू मैनी पीपल? क्या इसके नुकसान ऐसे फिल करने के? तो दिस इज़ अबाउट द रेडियो एक्टिव वेस्टेज। इसका डिटेल में आपको मैं वीडियो भी दे दूँगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैंने पहले आपको करवा दिया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है फिनोमिना से लिया हुआ है ग्रीन हाउस के, जैसे लुक लाइक जो स्मॉल ग्लास के हाउस बनाए हुए हैं खेतों में। तो ग्रीन हाउस जो गैस पैनल लेट द लाइट इन बट डज नॉट अलो द हीट एस्केप। इसमें जो लाइट आ जाती है, हीट आ जाती है, बाहर नहीं जाती, तो इससे प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है बढ़ जाती है। नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है, इससे अर्थ की सरफेस हीट होती है। एंड सरप्राइज टू नो अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एवरेज टेम्परेचर तो अर्थ का जो बढ़ा हुआ है -90 rather than the present of 15 degrees. In other understand the greenhouse effect is necessary to know fact that energy of sunlight that reaches the outermost layer cloud and gases reflect about 1/4 of the solar radiation absorb the sum of what
almost half of the incoming solar radiation fall on the Earth's surface, heating, while small portion is reflected back. Earth's surface re-emit heat that from the infrared radiation, but part of this does not escape the space in the atmosphere. So इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है इसको रोक लेती है, ऑब्जॉर्व करते हैं इसका, इससे हीट हो जाती है अर्थ की सरफेस, इससे टेम्परेचर बढ़ता है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। साइकिल रिपीट हो रहा है काफ़ी बार। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो कॉमनली ग्रीन हाउस गैसेज है, ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो इसमें काफ़ी इनका लेवल बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेज का, अर्थ हीट हो रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो पिछले 100 साल से अगर हम देखें अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री से बढ़ गया है। एंड ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड, जो 30 साल की अगर बात करें, तो साइंटिस्ट ने देखा है टेम्परेचर काफ़ी राइज हो रहा है, ओल्ड क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, इनको इफेक्ट आ रहा है ये, थस लीडिंग टू द इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर, जो ध्रुवों की आइस है पिघल रही है, जो हिमालय की स्नो वो भी पिघल रही है, मैनी है। तो दिस विल रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल, जैसे सी लेवल बढ़ जाएगा, जो ज़मीन पानी के नीचे दब जाएगी। टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंज दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट द सब्सिक्वेंट, इट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च, इसके भी रिसर्च चल रही है। वो कैन बी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, फॉसिल फ्यूल जो डीजल पेट्रोल की खपत कम कर दें, इंजन एफिशिएंसी वाले लेके आएँ, जंगलों को काटना बंद कर दें, ट्रीज़ ज़्यादा लगाएं, तो अर्थ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकें। इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी यहाँ लिए गए हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने पहले ही बता दिया था, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा यहाँ से भी। तो ये सनरेज आ रही हैं, ठीक है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं यहाँ पे, जो उसकी रेडिएशन को तो बाहर निकाल रही हैं, बट उसकी जो हीट है उसको ऑब्जॉर्व करवा रही है। तो लॉन्ग वेव जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, इससे इनमें ज़्यादा हीट होती है, एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो गर्म हो जाता है। तो काफ़ी गैसेज हैं यहाँ पे, कौन ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन कराती, सबसे ज़्यादा CO2 है, फिर मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन गैसेज हैं 6%। ये आपने यहाँ से नोट कर लेना है, काफ़ी इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। ओजोन डिप्लीशन भी एक और कारण है यहाँ पे। बैड ओजोन जो है, वैसे O3 हमारे लिए पॉइजनस है, बट हमारे जो ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर से इसकी पट्टी बनती है, जो कि आपकी जो हानिकारक UV रेडिएशंस हैं उनको रोकती है जी। तो अगर इसका ना हो तो UV रेडिएशन अंदर आ जाएंगे, हमारे DNA को डैमेज कर देंगी, कैंसर प्रॉब्लम बन जाती हैं, ठीक है ना, स्किन बर्निंग हो जाएगी। तो थिकनेस ओजोन की इसको मापने के लिए डेप्सन स्केल DU है, कंटिन्यूसली फाउंड बाय एक्शन ऑफ UV रेडिएशन जो है ऑक्सीजन जो है ओजोन बनती है, डिग्रेड होती है ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, शुड बी बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। सो इसका जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यहाँ यूज़ किए हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेडिकल देते हैं क्लोरीन का, इससे चेन रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है ओजोन। तो धीरे धीरे ये पट्टी जो है पतली हो रही है, इसको ओजोन होल का भी नाम दे रहे हैं। तो अंटार्कटिका में इसको देखा गया ओजोन होल को। रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ शॉर्टर देन द UVB आर मोस्ट कम्प्लीटली absorbed by अर्थ एटमोसफेयर given ozone layer is intact, but UVB damage the DNA and mutation may cause UV radiation B and UV radiation A दो तरह की हैं, DNA डैमेज कर रही हैं जो UV रेडिएशंस हैं। सो इट कोज एजिंग ऑफ स्किन सेल डैमेज हो रहे हैं, स्किन कैंसर हो रहे हैं, आई में कॉर्निया की प्रॉब्लम आ रही है। एंड हाई डोज ऑफ UVB कोज द इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड द स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, परमानेंटली भी डैमेज हो जाता है। तो काफ़ी अगर इफेक्ट यहाँ पे देखे गए हैं, तो यहाँ एक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बना है जो ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रोकना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सिंथेसिस पूरी तरह से बैन हो गई है वर्ल्ड वाइड, ये है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो एक यहाँ से यहाँ लिखा नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने वाला प्रोटोकॉल है कायोटो प्रोटोकॉल, ये भी आप याद कर लीजिए। जो भी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं उसकी प्रोडक्शन रोकना ये कायोटो प्रोटोकॉल है। और मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो है आपका है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना। तो यहाँ एक फोटोग्राफ देख लीजिए, आपके लिए है ओजोन होल देखा गया है अंटार्कटिका के ऊपर। जो पर्पल कलर है ये ओजोन होल है, वेयर द ओजोन लेयर इज़ द थिनेस्ट।
ओजोन जो थिकनेस है डेविसन में ली गई है। तो ओजोन होल इन अंटार्कटिका डेवलप ईच ईयर बिटवीन द लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर इन सीज़न में ये बन जाता है। ये नासा ने फोटोग्राफ लिया है। उसके बाद है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर सोर्स यूटिलाइजेशन। हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, जैसे सॉइल इरोजन हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे लैंड बना रहे हैं, ग्रेजिंग करवा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, इरिगेशन प्रैक्टिस से। तो क्या हो रहा है, जो ज़मीन में फसलें जो बनाने से जो ज़मीन की पकड़ है, ट्री काटने से जड़ें काट रहे हैं, हम जड़ों से काट रहे हैं, सीमेंटिंग फ्लोर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उससे ज़मीन में कंपैक्शन कम हो गई है, ज़मीन खुर रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो धीरे धीरे रेगिस्तान बनने जा रहा है। वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, कई जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है, गंद इकट्ठा हो रहा है, पानी वो ज़मीन की जो प्रॉपर जो उसकी इफेक्शन हो रही है, इसमें क्रॉप को इफेक्ट हो रहा है, उसकी जील्ड कम हो रही है। साल्ट हम ज़्यादा फेंक रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के साल्ट आ रहे हैं, वो केमिकल जो हैं सैलिनिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, एसिड कंटेंट ज़्यादा बना रहे हैं सॉइल का, उससे प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है। तो ये हमने इन यूटिलाइजेशन जो है इम्प्रॉपर किया, उसके ये बैड इफेक्ट हैं। इसमें डिफॉरेस्टेशन आती है, जंगल को काटना है, जंगल काटने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 40% जो फॉरेस्ट है हमने लॉस कर दी है टॉपरेट में, ट्रॉपिक एरिया में, 1% जो है टेम्परेट रीजन में। प्रेजेंट जो सिनेरियो डिफॉरेस्टेशन का है इंडिया में काफ़ी नुकसानदेह है। एट द बिगनिंग अगर बात करें 20th सेंचुरी में, तो फॉरेस्ट कवर 30% था लैंड का, अब हमारा 19.4 रह गया है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी, उसमें रिकमेंडेशन की 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर प्लेन एंड 60% फॉर द हिल रखा गया है, दिखाया गया था। हो द डिफॉरेस्टेशन अगर इसमें क्या होता है, इसमें एक तो जंगलों की कटाई करना, एक कल्टीवेशन करना, इसमें एक ह्यूमन कल्टीवेशन है, ट्रीज़ एक्स इसमें काटा जाता है, ट्रीज़ को टिम्बर में जलाने के लिए, लकड़ी, कैटल रैंचिंग में, सेवरल अदर पर्पस में, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, फसल जब हो जाती है उसको काट के उसको जला देते हैं, उसकी पराली वगैरह, एंड कॉमनली इसको ह्यूमन कल्चर कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किया जाता है। तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो रही है क्योंकि ज़मीन नीचे से पूरी जल रही है। स्लैश बर्न एग्रीकल्चर में फार्मर कट डाउन करते हैं ट्री को एंड बर्न करते हैं प्लांट को, यानी ज़मीन के ऊपर जलाया जाता है। ऐश को फिर फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। आफ्टर कल्टीवेशन जो लेफ्ट रह जाता है उसको भी जला दिया जाता है। तो ज़मीन को काफ़ी साल लग जाते हैं रिकवर करने में। फार्मर देन मूव ऑन अदर एरिया, फिर यहाँ खेती करते हैं। early when the human cultivation has in prevalence enough time gap given such land recovered from the effect of cultivation with an increasing population, repeated cultivation, this recovery phase is done away resulting in deforestation। जो ह्यूमन कल्चर करते हैं उसमें जला देते हैं ज़मीन को, फिर इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा, फिर वहाँ खेती की जो उपज कम हो जाएगी, फिर कोई न्यू जगह देखेंगे वहाँ जंगल काट के फिर खेत बनाएंगे, फिर फसल उगाएंगे, फिर जला देंगे। ये ह्यूमन कल्चर है, दिस इज़ वेरी बैड मेथड। तो इसके प्रभाव क्या हैं, जंगल काटने के CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो कुड होल्ड लॉट ऑफ कार्बन, जो आपको पता ही है प्लांट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जंगली जानवर मर रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सॉइल खुर रही है, इससे काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन है, जंगल लगाना, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। अब इसमें केस स्टडी क्या है, 1731 में जो जोधपुर राजस्थान में किंग था, वन ऑफ हिज मिनिस्टर रेंज द वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू पैलेस। एक न्यू पैलेस बनाने में उसने कहा था कि मुझे लकड़ी इकट्ठी करिए। मिनिस्टर के वर्कर जंगल में गए, उन्होंने इनहेबिटेड बाय बिश्नोई, जंगल में बिश्नोई रहते थे, तो जो ट्रीज़ को कटाना नहीं चाहते थे। बिश्नोई कम्युनिटीज़ नोन इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर। तो द इफेक्ट ऑफ द कट डाउन ट्री बाय किंग्स वाज इनहेबिटेड बाय बिश्नोई, उन्होंने इसका अपोजिशन की, लोगों को रोका भी जंगल ना काटें। बिश्नोई वोमन, इसमें अमृता देवी थी, इसको नोट कर लीजिए, ये नाम काफ़ी फेमस है। उसने अपना काफ़ी हौसला दिखाया, ट्रीज़ को हक कर लिया एंड डायरेक्टिंग किंग मेन टू कट, और उसने उसके साथ ही इसको काट दिया, ट्रीज़ के साथ ही। ट्री मैटर्ड मच मोर देन द मैन लाइफ, सैडली द किंग्स मैन डिड नॉट हीड हर प्लीज एंड कट डाउन द ट्रीज विद अमृता देवी, हर 3 डॉटर
एंड थाउजेंड ऑफ अदर बिश्नोई, वो भी साथ में मर गए, एंड लॉस्ट ऑफ देयर लाइफ फॉर सेविंग ट्रीज। तो नो वेयर द हिस्ट्री टू फाइंड द कमिटमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, लोगों का कमिटमेंट था, विन द ह्यूमन बीइंग सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूट द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया है, लोग जो इसके लिए काम करते हैं। यू हैव हर्ड द चिपको मूवमेंट, जो गढ़वाल हिमालय में हुआ था, मूवमेंट शो द इनॉर्मस इन द प्रोटेक्टिंग, जो जंगलों से चिपक गए थे, तो ये भी इसका अच्छा वर्ड है। तो इसमें रिलीजियस सिग्निफिकेंस पार्टिसिपेशन लोकल, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चले हैं, लोगों को यहाँ इनकरेज किया जाता है। तो जो फ्रूट, गम, रबड़ वगैरह मेडिसिन्स की वैल्यूज़ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फ्रेंड्स। So students, with that we have covered our topic. This is the summary for the chapter and काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी आप सभी की, सारे हमने कवर कर लिए हैं टॉपिक। सो इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हैं, कुछ जो केस स्टडीज सिलेबस में मेंशन थे आपने यहाँ से नोट कर लेने हैं और इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और एक यहाँ से लाइन ले गई थी यूट्रोफिकेशन का, यहाँ से देख लीजिए डायग्राम, ये अदर बुक्स में भी दिया हुआ है। बायोमैग्निफिकेशन, ये सारा वाटर पोल्यूशन में होता है। डीडीटी कैसे कम्युलेट हो रही है, पानी से जा रही है, यू प्लैंकटन, फिर स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फिर ईगल खा रहा है, ऐसे ही जा रही है। तो डीडीटी वाला वाटर जो खेतों से जाएगा, पानी में इकट्ठा होगा, उसमें छोटे ऑर्गेनिज्म खाएंगे, बड़े में से डीडीटी कम्युलेट हो जाती है, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। सो जल्दी हम इसका मूक टेस्ट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन।